सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग हेटेरोसेडासिटी। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में मैं आपको करा चुकी हूँ मीनिंग क्या होते हैं हेटेरोसेडासिटी का, रीजंस क्या हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम दोनों कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ वी कैन डिटेक्ट कि हमारे मॉडल में किस चीज़ की प्रॉब्लम है अबाउट दिस हेटेरोसेडासिटी, राइट। सो सबसे पहला वी हैव इनफॉर्मल मेथड, जिसमें हम नेचर ऑफ डाटा या ग्राफिकल मेथड के थ्रू बता देते हैं कि हाउ आर बेसिकली हमारे मॉडल में प्रॉब्लम है कि नहीं, ये चीज़ हमें पता चल जाती है। ठीक है, नाउ कैसे है, कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें पहले से नहीं पता नेचर के बारे में मॉडल के, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे मॉडल में कोई भी हेटेरोसेडासिटी नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। जब तक हम स्वस्थ होते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना जो मॉडल होता है उसको फिट करेंगे। मॉडल कैसे फिट करते हैं, वाई आई इक्वल्स टू β1 + β2 xi + ui, ठीक है। फिर उस ui के बेसिस पर जो भी आपने मॉडल किया है उसके बेसिस पे हमारे पास क्या कुछ आएंगी, एरर टर्म्स आएंगे। उस एरर टर्म को हमने वाई आई के साथ क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको पैटर्न्स दिखा रखे हैं, इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कोई हेटेरोसेडासिटी की प्रॉब्लम है या नहीं। पहला ग्राफ देखिए, यहाँ पर जब हमने एरर की, बेसिकली हमें क्या देखना है कि एरर कैसा बिहेव कर रहे हैं हमारी फिटेड वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो एरर देखिए फर्स्ट वाले ग्राफ में, इसमें आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल बैंड बना हुआ है जिसमें सारी वैल्यूज जो है एक जैसी स्कैटर्ड है, मतलब अराउंड, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी इतना ही आ रहा है और इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी यहाँ पर ही आ रहा है, मतलब कि एक जैसी वैल्यूज हैं, राइट, सिमिलर है, एक जैसा है। तो इसलिए इस मॉडल में कोई भी हेटेरोसेडासिटी की प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू द दिस पार्ट, ये वाली जो इमेज है इसको देखिए, इसमें एक फनल सा बना हुआ है जिसमें अगर आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, फिर धीरे 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 वो करता हुआ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दैट व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हेटेरोसेडासिटी होती वही चीज है जब हमारा जो एरर का जो वेरिएंस वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है, वो एक जैसा नहीं है ऑल ओवर द वाई आई की वैल्यूज पे, वो की डिफरेंट है, जो कि हमने देख लिया। देन वी हैव इन द नेक्स्ट फिगर सेम, यहाँ पर भी क्या है, सेम है, लेकिन विद टाइम विद वाई आई की वैल्यूज के साथ वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले इतना था फिर इतना हो गया फिर इतना हो गया, इस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हेटेरोसेडासिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक है, यानी कि क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। जहां पर लीनियर रिलेशनशिप होगा वहां पर हम कहेंगे कि होमोसेडासिटी है, और जहां पर नॉन लीनियर पैटर्न्स होंगे वहां पर हम साफ बता सकते हैं दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडासिटी। देखिए यहाँ पर वैल्यूज का डिफरेंस इधर है, इतना है, फिर यहाँ पर ज्यादा हो गया डिफरेंस, फिर कम हो गया, और इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, पहले कम है और फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि इस फर्स्ट वाले ग्राफ में होमोसेडासिटी है और बाकी सब में क्या है, हेटेरोसेडासिटी है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये एक इनफॉर्मल मेथड है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। मोस्टली हम क्या किस पे रिलाई करते हैं, फिर इसके बाद हम रिलाई करते हैं, ये एक आप कह सकते हैं अनुमान लगाने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं वो है हमारे टेस्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं, जिसको मैं आपको नोट्स में लिखकर बताती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं अबाउट टेस्टिंग द फॉर टेस्टिंग द हेटेरोसेडासिटी। ओके, सो द सेकेंड मेथड इज द फॉर्मल मेथड्स, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो टेस्ट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द हेटेरोसेडासिटी। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। सबसे पहला है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये मैंने यहाँ पे सामने साफ साफ लिखे हुए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू राइटिंग दिस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने जैसा नहीं है। अगर आपके कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे तो आपको काम आएगा, बट इन द यूजीसी नेट एग्जाम्स ये वाले क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपसे बस ये पूछा जाता है कौन सा टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन राइटिंग द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। बस मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ और आपको मेजर मेजर चीज़ें यही याद रखना है कि कौन सा टेस्ट किस पॉइंट पे यूज होता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड, दैट इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। सो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट में जैसे कि हम हर टेस्ट में करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि किस रैंकिंग से रिलेटेड है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है हमें करना है दैट इज नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाने हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि
जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा। यानी कि हम अगर कह रहे हैं कि हेटेरोसेडासिटी नहीं है मॉडल में, तो जी हाँ, जो आप कह रहे हैं वही सही होगा, कोई हेटेरोसेडासिटी नहीं है मॉडल में। एंड द सिग्मा यू आई स्क्वायर जो है, दैट इज सिग्मा यू आई स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा यू स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर यू आई हो गया, इसका मतलब फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी कैन से एक्सेस वी हैव डिफरेंट जो है क्या होगा, एरर टर्म्स होंगी, एरर का वेरिएंस डिफरेंट होगा। उसी को दिखाने के लिए हमने आई लगाया, और आई लगाया इसका मतलब वहां पर क्या है, हेट्रोसेडासिटी है, और सिग्मा यू स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है, होमोसेडासिटी है। तो बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। एंड ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कोई भी हेट्रोसेडासिटी नहीं है। और अगर एच ए है यानी कि देयर इज हेट्रोसेडासिटी इन द मॉडल, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक रिग्रेशन रन करना है। रिग्रेशन रन करना समझते होंगे, y ऑन x का क्या मतलब है, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। इस रिग्रेशन को हम बोलते हैं y ऑन x। एंड इसके बेसिस पर हम एरर टर्म निकालेंगे, या तो हम यू आई कैप बोलते हैं एस्टिमेटेड एरर टर्म को, या फिर आप ई आई से भी डिनोट कर सकते हैं। हो सकता है आपको बुक में ई आई मिल जाए, तो दोनों ही सेम चीजें हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो भी आप यू आई कैप निकालेंगे या ई आई निकालेंगे, उसका आपने क्या लिखना है, एब्सोल्यूट टर्म्स लेनी है। एब्सोल्यूट टर्म्स का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब है कि अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो जब हम मोड लगाते हैं तो इट विल बिकम पॉजिटिव, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। एंड फिर हमें क्या करना है, रैंक करना है। एंड एक्स अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। रैंकिंग आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, मान लीजिए एक्स है हमारे पास है 2 4 3 5 और ई की वैल्यू आई है -0.8 1 -1.2 एंड 0.7। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका मोड लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 1 1.2 एंड 0.7। तो ऑब्वियसली जब रैंक करेंगे तो 0.7 पहले आएगा, 0.8 बाद में आएगा, 1 उसके बाद आएगा 1.2। सिमिलरली इधर भी रैंकिंग दे दी, दैट इज 1 यहाँ पे 2, फिर 3 पे आ जाएगी सेकेंड नंबर, देन 4 हो जाएगा 3 नंबर, और 5 पे हो जाएगा 4 नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, रैंकिंग्स दे देंगे, ठीक है। रैंकिंग देने के बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस, डी आई जो है, इट इज नथिंग बट, डी आई इज नथिंग बट द रैंक ऑफ एक्स आई, जो आपने रैंक करा एक्स आई को, माइनस द रैंक ऑफ ई, ठीक है। एक्स आई और ई की जो रैंकिंग है उसको हम, उसका जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डी आई। तो 1 - 2 इज दैट इज इक्वल्स टू -1, 3 - 3 0 हो जाएगा, 2 - 4 -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम रैंकिंग निकाल लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ यू आई कैप। देन उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज आर एस, रैंकिंग ऑफ स्पियर्समैन कोरिलेशन, ठीक है। तो 1 - 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। देन अगर n की वैल्यू आपकी 8 से ज़्यादा है, देन हमारे पास t का फॉर्मूला यही लगेगा, दैट इज आर एस, ये जो हमने यहाँ से निकाला है, इंटू √n - 2 अपॉन √1 - r स्क्वायर, विद v इक्वल्स टू n - 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या किया, एक टी निकाला है यहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, और दूसरा हम टी कौन से निकालते हैं, ये जो होता है हमारे पास टी अल्फा 2, ये होता है हमारा टेबुलेटेड वैल्यू, जो हम टेबल से निकालते हैं। अल्फा बाई 2 का क्या मतलब है, जो भी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उसको आधा करेंगे। क्यों करेंगे आधा, बिकॉज दिस इज अ 2 टेल टेस्ट। पता है ना 1 टेल और 2 टेल क्या होता है, 1 टेल कब होता है, अगर आपका जो भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें ये साइन हो तो वो 1 टेल होगा, और अगर नॉट इक्वल्स टू साइन है तो 2 टेल होगा टेस्ट, ठीक है। सिंस हमारे पास 2 टेल है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसका आधा करते हैं, यानी 2.5% के बेसिस पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू हो जाएंगी, एक हो जाएगी टेबुलेटेड टी और एक हो जाएगी कैलकुलेटेड टी, ठीक है। अगर हमारी जो टेबुलेटेड टी है, टेबुलेटेड टी, उसकी वैल्यू देखो इस डायग्राम से समझो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, ये जो हम वैल्यू लिखी है दिस इज द टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब इस टेबुलेटेड वैल्यू के बाद हम निकालते कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू, और देखो जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली है उसका भी हमने क्या किया, मोड किया, यानी कि अगर माइनस भी आते तो भी हमें उसको क्या करना है, प्लस में लेना है। वैसे इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो हम इस साइड देख लेंगे उसको, ठीक है। तो अगर हमने टी के बेसिस पे निकाली वैल्यू, और अगर वो टू द राइट साइड ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू के लाई करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट विल बी रिजेक्टेड। क्या रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, और हम कहेंगे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडासिटी इन द मॉडल। अगर ये वैल्यू टी की यहाँ लाई करेगी तो हम कहेंगे दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडासिटी, बिकॉज हमारा जो
नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेनली आपको इसमें जो याद रखना है स्टेप्स तो यही है, आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं इफ यू आर गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आर एस वाला और ये टी वाला, ठीक है, तभी तो वैल्यूज निकाल पाओगे ना। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है दैट इज पार्क टेस्ट। पार्क टेस्ट क्या कहता है? पार्क टेस्ट ये कहता है दैट हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा सिग्मा आई स्क्वायर है, यानी कि हमारा जो एरर का जो वेरिएंस है, ठीक है, इसको आप यू बे भी लिख सकते हो, इज द फंक्शन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। यानी हम ये मान के चलते हैं, यानी जो हमारा एरर टर्म है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे एक्साइज के साथ है, यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो दैट्स वाई हमने कहा कि सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स आई बीटा ई वी यू आई के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये नॉन लीनियर फॉर्म में इसको लीनियर बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। एल क्या होता है? नेचुरल लॉग, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में आपको ऐसे लिखे मिले तो भी सही है और एल लिखा मिले तो भी सही है। तो लॉग जब हम लेंगे इधर हो जाएगा एल सिग्मा आई स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा एल सिग्मा स्क्वायर एक्स आई बीटा ई यू आई। अब लॉग क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है ना। अगर लॉग मान लीजिए एल ए बी है, ए टू पावर एन बी टू पावर एन है, तो हो जाएगा एल एन प्लस एल प्लस एल एन प्लस एल बी एन, ठीक है। यानी लॉग अलग अलग हो जाएगा और बीच में प्लस लग जाएगा। दैट्स वाई इसको जब हमने लिखा तो एल सिग्मा स्क्वायर प्लस, अब ये क्या किया देखो, जब पावर होती है लॉग में, लॉग की पावर ए बाय एन, तो क्या हो जाता है, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है एन लॉग ऑफ ए। तो वही हमने किया, दोनों को पहले सबको हमने सेपरेट किया, फिर हमने क्या किया, ये x1 बीटा पे जब लॉग लगाएंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो बीटा लॉग एक्स आई, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल एन यू आई था, एल एन ई यू आई था, तो यू आई एल एन ई हो जाएगा। आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एल एन और ई यानी कि लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, आपस में इनवर्स होते हैं, दैट्स वाई वो कट जाते हैं, वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमारे पास भी बच गई एल एन सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन स्क्वायर प्लस बीटा एल एन एक्स आई प्लस यू आई। अब हम ये मान के चलते हैं कि सिग्मा आई स्क्वायर की वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो हम जो है उसका अप्रॉक्सीमेटली या प्रॉक्सी लेके चलते हैं, किसको, एल एन ई आई स्क्वायर को, यानी कि इसकी जगह हमने लिख दिया दैट इज एल एन ई आई स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और सेम बाकी इक्वेशन हमारी सेम रह जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ अब ये तो हमने सिर्फ एक वो निकाला, उसका सिंप्लीफिकेशन किया। स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ओएलएस निकालना है और ओएलएस रन मतलब एक रिग्रेशन को एस्टिमेट करना है ओएलएस लगाकर, और उसके बाद हमें क्या करनी है, रेजिडुअल टर्म निकालनी है। रेजिडुअल टर्म क्या होती है, यही ई आई जो होता है, इसी को हम रेजिडुअल टर्म कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फिर हमें नल हाइपोथेसिस बनाना है। हमने क्या कहा कि नल हाइपोथेसिस में, इसी को इन्होंने बीटा 2 कहा है, यहाँ पे बीटा 2 मिसिंग है, तो इसी में हमने क्या कहा कि बीटा 2 इक्वल्स टू 0। अगर बीटा 2 0 है, इसका मतलब समझिए क्या है कि सिग्मा आई स्क्वायर और एक्स आई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये चीज 0 हो गई। ध्यान से देखो, अगर ये चीज 0 हो गई एल एन एक्स आई, तो क्या हुआ, ये टर्म हट गई, तो हमारे पास क्या बच गया, एल एन सिग्मा आई स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन स्क्वायर प्लस यू आई। तो बस यही वो चीज कह रहा है कि अगर ये चीज हट गई तो इसका मतलब कोई भी हेटेरोसेडासिटी नहीं है, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं होमोसेडासिटी है। और अगर ये क्या होगा, बीटा 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे देयर इज हेटेरोसेडासिटी, ठीक है। फिर अब मुझे दोबारा से आप लोग बताइए, अभी हमने बताया था ये कैसा टेस्ट होगा, 2 टेल टेस्ट होगा। इसका फॉर्मूला नॉर्मल वो टी वाला है जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है इकोनोमेट्रिक्स में, टी इक्वल्स टू B2, यानी कि आप इसको बीटा 2 कैप भी लिख सकते हैं, माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 कैप। यहाँ पे हमने स्मॉल b2 लिखा हुआ है, जो कि ऑल्सो क्या शो करता है, इसी का ही एस्टिमेटेड वैल्यू शो करता है। तो आप चाहे बीटा 2 का कैप लिख लो या स्मॉल b2 लिख लो, दोनों ही सही है, ठीक है। वेयर टी फॉलोज n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर मान लीजिए n 20 है, तो आप किस पे निकालेंगे, टी की वैल्यू जब 18 होगी वहां पर देख के निकालेंगे, ठीक है। अल्फा क्या है, 5% है, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारी टी की वैल्यू वही जो मैंने आपको बताया था, अगर आपकी टी कैलकुलेटेड, ये टी टेबुलेटेड है, और अगर टी कैलकुलेटेड यहाँ आ गई तो हम क्या कहेंगे, रिजेक्ट कर देंगे हम किसको, नल हाइपोथेसिस को, और ये कह देंगे कि हमारे मॉडल में कोई भी नल रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब देयर इज हेटेरोसेडासिटी इन द मॉडल। ये रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा ऑल्टरनेट, और देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडासिटी। और अगर ये वैल्यू इस तरफ लाई करेगी, किस तरफ, टू द राइट ऑफ आपकी टी
कैलकुलेटेड, तो हम कहेंगे कि हमारे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया टी टेबुलेटेड और टी कैलकुलेटेड। एक सेकेंड, टी टेबुलेटेड एंड टी कैलकुलेटेड, सॉरी मैंने लिख दिया था, ये टी टेबुलेटेड, ठीक है। अगर इस तरफ होगा तो रिजेक्शन रीजन है, क्योंकि क्यों, ये आई थिंक ये बेसिक आपको पता होगा, स्टैटिस्टिक्स वाली चीजें मैं आपको दोबारा नहीं बता रही, क्योंकि राइट ऑफ टी टेबुलेटेड वैल्यू के राइट में जो होता है वो सारा रिजेक्शन रीजन होता है, इस तरफ जो होता है हमारा वो सारा क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने एक आपको ना एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कॉन्सेप्ट को। हमने क्या किया, ln(ei)² को जो इज अ फंक्शन ऑफ करके हमने एक रिग्रेशन रन किया जिसमें हमें स्टैंडर्ड एरर और टी वैल्यूज दे रखी है। अब हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस बनाया, दैट इज β2 = 0, कोई भी हेट्रोसिडासिटी नहीं है यानी कि होमोसिडासिटी है। और हमने β2 इज नॉट इक्वल टू 0 बनाया, यानी हेट्रोसिडासिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि ये हमारा हो गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट थिंग इज, ये हमने कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू b2, अभी बताया, β2 लिखो, β2 कैप माइनस β2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2 विद T(n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हो सकता है आपको निकालना ही पड़े, यहाँ पे हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, दैट इज टी की वैल्यू क्या है, कौन सा वाला देखोगे, ये वाला या ये वाला, ऑब्वियसली ये β2 है तो हम किसका टी की वैल्यू देखेंगे, इसकी, दैट इज -0.667, ये है हमारे पास टी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टी टेबुलेटेड निकालेंगे। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मैंने दे रखा है, मैं आपको टी टेबुलेटेड जो वैल्यू है, आप एक काम करना, टी टेबल कर, चलो ठीक है मैं आपको करके बताती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो इस टी टेबल के लिए मैंने आपको कहा था, मैंने नीचे यहीं पे दे रखा है, ये देखिए ये है टी टेबल। हमें पहले मैं बाकी चीज़ें देख लेते हैं। व्हाट वी हैव, हमारे पास अल्फा है 5%, वी हैव n इक्वल्स टू 20, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 18, वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया था 20 - 2 दैट इज 18 हो जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब 5% पर हमें 18 पर चेक करना है, सो लेट्स चेक। ये देखो, ये जो है ये 1 टेल वाली रो है, और जो ये है ये हमारी 2 टेल वाली रो, ठीक है। तो 2 टेल वाली रो में ये 0.5 है और ये 0.05 है, यानी ये है हमारा 5%। इस 5% पे 18 पर जब आप चेक करेंगे 5% पे, ये है वैल्यू, क्या है, कैसे चेक करते हैं, इधर से नीचे आते हैं कहाँ पर, और 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 2.101। आई होप आपको टेबल देखना आ गया होगा, ठीक है। तो अब 2.101 यानी ये क्या हो गई हमारी, दिस इज आर टेबुलेटेड वैल्यू। तो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू हो गई 2.101 और कैलकुलेटेड हो गई ये। तो अब हमारे को ये देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, 2.101, ये पॉजिटिव में भी होगी, ये नेगेटिव में भी होगी, क्यों, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है हमारा। अब जो हमारा वैल्यू आई थी वो आई थी -0.667, तो -0.667 विच इज ये सारा रिजेक्शन रीजन, ये भी सारा रिजेक्शन रीजन, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हमारी जो वैल्यू है, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, देयरफॉर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट इज हमारे मॉडल में कोई भी हेट्रोसिडास्टिक की प्रॉब्लम नहीं है, यानी हमारा मॉडल कैसा है, होमोसिडास्टिक है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पार्ट टेस्ट का दे रखा हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लीजर टेस्ट। ग्लीजर टेस्ट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ पार्क टेस्ट। जैसे हमने कहा कि पार्क टेस्ट में हमने एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप लिया था, इसमें हमें बताता है कि ui और xi के बीच में डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं इन द डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स। देखो यहाँ पे xi है, यहाँ पे रूट ऑफ xi, यहाँ पे 1/xi, 1/√(xi), ये पूरा कंप्लीटली। तो ये सारी चीज जो है ये क्या दिखा रहा है, ग्लीजर टेस्ट। अब जो पार्क टेस्ट है, जैसे हमने पार्क टेस्ट में फर्दर किया था, नल हाइपोथेसिस बनाया था, बाकी सब किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, बस यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। यही चीज हमें आपको यहाँ पे समझानी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्पेसमैन रैंक कोलिशन टेस्ट, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लास्ट वी हैव गोल्ड फेड कॉन टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, ये नोट्स से समझा देती हूँ, ठीक है। दिस टेस्ट वॉज गिवन बाय द स्टीफन एम गोल्डफेड एंड रिचर्ड ई क्वांट, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गोल्डफेड कॉन टेस्ट, ठीक है। गोल्डफेड कॉन टेस्ट कब यूज होता है, जब हमारा एरर वेरिएंस जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से। तो आप कहोगे कि मैम ऐसा कुछ तो हमने अभी पार्क में और ग्लीजर में भी पढ़ा, राइट।
तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सिग्मा आई स्क्वायर है दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि पॉजिटिवली है नेगेटिवली है, वहां पे हमने एक फंक्शनल फॉर्म के थ्रू रिलेशनशिप दिखाया था। यहाँ पर हम कह रहे हैं सिग्मा आई स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर के जो है वो फंक्शन में है, ठीक है। और देखो वहां पर जो आपने पढ़ा था, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, पार्क टेस्ट और ग्लीजर टेस्ट, इसमें हमने कहा था कि वो एक्स आई से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पे भी एक्स आई रूट ऑफ एक्स आई से है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं एक्स के स्क्वायर से पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये एक दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है आपके पास, मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाई और एक्स की कुछ ऑब्जर्वेशन है 2 3 5 9 6 8, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एक्स आई को अरेंज करना है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। वाई की वैल्यूज को नहीं छेड़ना है, हमें एक्स को अरेंज करना है। देखिए 6 8 9 हमने इस तरीके से क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब 6 के सामने कौन सी वैल्यू थी 3, तो उसके सामने 7 ही आएगी। 8 के सामने थी 5 और 9 के सामने थी 2, तो आप कहोगे कि मैम ये तो सारे उलट पुलट हो गया। यस, तो हमें सिर्फ x की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, नॉट द वैल्यूज ऑफ y। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है एरर वेरिएंस का वो सिग्मा एक्स आई के स्क्वायर से है, नॉट विद वाई आई, तो दैट्स वाई हम x को ही अरेंज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बीच में कुछ सेंट्रल वैल्यूज को हमें ओमिट करना है। मान लीजिए आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 में से आपको बोला 8 वैल्यूज को ओमिट कर दीजिए बीच की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये 3, मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन किया, आपको 3 डाटा का समझाया। मान लीजिए 3 डाटा, इसमें से आपको बोले कि ओमिट कर दो बीच का डाटा, ओमिट मतलब इनको हटा दो, यानी इनको रिमूव कर दो, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज बच जाएंगे 3 6 और 2 9, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करना है, हमें रिग्रेशन फिट करना है, किसके लिए, फर्स्ट n माइनस सी अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन के लिए। अब ये क्या हुआ, n मतलब मान लीजिए 20 डाटा था, नहीं यहाँ पे आपको दे रखा है ऊपर, मान लीजिए 50 का डाटा था आपके पास, 50 में से 8 आपको ओमिट करने के लिए कह दी, कितने बच गई, 10 में से 8 गई तो 42 अपॉन 2, तो 21 जो ऊपर की ऑब्जर्वेशन है उसके लिए आप एक रिग्रेशन रन करेंगे और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 1 निकालेंगे। सिमिलरली आप लास्ट की जो ऑब्जर्वेशन होंगी, मान लेते हैं, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 ही मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमको बोला कि आप क्या करिए, बीच की कुछ वैल्यूज हटा दीजिए। 10 में से मान लेते हैं हम, हमें बोला कि बीच की 2 वैल्यूज हटा दो, तो हमने ये बीच की 2 वैल्यूज हटा दी, तो हमारे पास क्या बच गया, उन्होंने कहा जितने हैं 10 ओमिट कर दो, उसका आधा कर दो, तो हमारे पास क्या बच गया 8/2, यानी ऊपर की 4 बच गई और नीचे भी 4 बच गई, तो इसका हम निकालेंगे RSS1 और नीचे वाली वैल्यूज का निकालेंगे RSS2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये RSS1 और ये हो गया RSS2, और ये जो बीच की वैल्यूज थी ये वाली, ये 2, ये हमने ओमिट कर दी, ये वाली और ये वाली, तो हमारे पास नीचे की 4 और ऊपर की 4 बच गई, ठीक है। अब जो हमने RSS निकाला है उसी उन्हीं मॉडल्स का हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, DF1 एंड DF2। सो DF1 और DF2 सेम होगा, आपने क्या करना है n-c/2 माइनस k इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, उसको माइनस करके आपके पास आ जाएगा। फिर आपने हाइपोथेसिस सेट करनी है कि कोई भी हेटेरोसेडासिटी नहीं है और हम कहेंगे हेटेरोसेडासिटी है, ओके। सो RSS1 इज इक्वल टू RSS2। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हेटेरोसेडासिटी जब नहीं होगा, होमोसेडासिटी यानी दोनों ग्रुप के वेरिएंस जो है, देखो हमने क्या किया, मैं बेसिकली आपको इस डायग्राम से और बताती हूँ। हमने क्या कहा कि x और ui जो है वो आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो हमने क्या करा, हमने इस बीच की वैल्यूज को हमने हटा दिया, ठीक है, और हमारे पास बच गया एक ग्रुप, ये ग्रुप 1, और मैं कलर चेंज करती हूँ, हमारे पास है ये है मान लीजिए ग्रुप 2। अगर इस ग्रुप 1 जो कि सेम ही वैल्यूज होंगी, जो कि हमने ग्राफिकली पढ़ा है, अगर ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, और हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका और इसका वेरिएंस क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि होमोसेडास्टिक है। बट यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कैसे कोन शेप में जा रही है, और मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में भी बताया था कि जब कोन शेप में होता है तो हमारा एरर का वेरिएंस जो है वो सेम नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पर स्मॉल है एरर का वेरिएंस और यहाँ पर लार्ज है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ से पता कर रहे हैं कि अगर
ये होगा अगर हेटेरोसेडासिटी हुई तो इन दोनों का वेरिएंस अलग अलग होगा, और अगर होमोसेडासिटी हुई यानी हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ फॉर द टू ग्रुप्स, ये ग्रुप 1 और मान लेते हैं ये ग्रुप 2 है, तो इनका क्या होगा, वेरिएंस सेम होगा। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आरएसएस क्या है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इसका और इसका बराबर होगा अगर होमोसेडासिटी है, और अगर हेटेरो होगी तो इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा आपका ग्राफ का शेप जा रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालना है, यानी हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। दैट इज ऊपर क्या आएगा, RSS2 अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय RSS1 अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऐसा हमने ऊपर RSS2 को क्यों लिया, देखो ये कॉमन सेंस है, अब यहीं से समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे लार्ज है इसका वेरिएंस तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, इसलिए RSS2 ऊपर आएगा और RSS1 नीचे आएगा। कुछ चीजें हम कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सेम एफ टेस्ट लगाना है। एफ टेस्ट का आपको पता ही है क्या होता है। एफ टेस्ट में भी सेम प्रोसीजर है, हम एक निकालेंगे एफ कैलकुलेटेड और एक निकालेंगे एफ टेबुलेटेड। ठीक है, अगर एफ टेबुलेटेड जो है ये है और एफ कैलकुलेटेड ये है, जो कि यहाँ लाई कर रहा है टू द राइट ऑफ, यानी कि अगर एफ टेबुलेटेड जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो और अगर एफ की कम हो, ये उल्टा है, ये वाला केस है ये। अगर एफ टेबुलेटेड हमारा जो है वो कम हो और एफ कैलकुलेटेड ज्यादा हो तो हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, और अगर दूसरा केस हो यानी यहाँ पर हो वैल्यू तो हम क्या करेंगे, एफ कैलकुलेटेड यहाँ पे होगा, अगर एफ कैलकुलेटेड यहाँ होगा तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में है, इसका मतलब वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आप सबको पता होगा ये बात अच्छे से कि हम कभी भी ये चीज नहीं लिखते दैट वी एक्सेप्ट और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम लिखते हैं वी डू नॉट रिजेक्ट या वी फेल टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इसका भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। सपोज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज लीनियरली रिलेटेड टू इनकम, जो हमारा कंजप्शन है वो कह रहा है लीनियरली रिलेटेड है इनकम से, लेकिन हमारा जो हेटेरोसेडासिटी है वो प्रेजेंट है, बता रहा है हमें डाटा में, कह रहा है डाटा ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम फॉर क्रॉस सेक्शन ऑफ 30 फैमिलीज, यानी आपको यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। कह रहे हैं ड्रॉपिंग द मिडल 4, यानी कि सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है कि उन 4 को हटा दो, फिर जो 13 बच जाएगी, कैसे बच गई 13, 30 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 26/2 13। तो ऊपर की जो 13 है नीचे की तो 13 है, उनका रिग्रेशन करने के बाद हमें मॉडल दे रखा है, ये देखो आ गया होगा समझ, रिग्रेशन करके हमें ये मॉडल दे रखा है जिसमें हमें RSS1 की वैल्यू दे रखी है, RSS2 की वैल्यू कंप्यूट करके दे रखी है। अब कह रहे हैं कि कोई भी हेटेरोसेडासिटी नहीं है मॉडल में, H1 कह रहा है कि हेटेरोसेडासिटी है मॉडल में। ठीक है, अब अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, RSS1 इज इक्वल टू RSS2, एंड अगर हेटेरोसेडासिटी है तो RSS नॉट इक्वल टू, और ऊपर क्या बताया था, RSS2 ऊपर आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बोल रही थी, यहाँ पे देखो 15368 जो कि ज्यादा है, एंड और ये क्या है, ये कम है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन अब हमने क्या किया, RSS की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना था बताया था, ये देखो ये लिखा हुआ n माइनस सी अपॉन 2 दैट इज 30 माइनस 4 अपॉन 2, जो कि अभी निकाला था 13 माइनस के क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, β1 β2, तो 2 हो गए। ठीक है, तो 13 माइनस 2 यानी कि 11 हो गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों की क्या हो गई, 11। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई एफ की 4.07। ये कैसी वैल्यू हो गई, कैलकुलेटेड। और अगर हम टैबुलेटेड वैल्यू देखें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे फॉर 11 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम और 11 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों की। आई डोंट थिंक सो मैंने यहाँ पर लगा रखा होगा, नहीं है मेरे पास। अब मैं आपको एफ टेस्ट का टेबल, सो ये देखिए दिस इज द एफ टेबल विच आई एम गोइंग टू शो यू। आप प्लीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले देख लीजिएगा कि ढंग से 5% है कि नहीं। ठीक है, फिर देन वी हैव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 एंड 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जस्ट एक्सक्यूज मी अ मिनट फॉर अ मिनट, हाँ ये देखिए। नाउ फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 10 और 12, और ये क्या है, पहले 5% न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर के हमारे पास 11 और 11 ये दोनों है हमारे पास वैल्यूज, तो हमारे पास क्या है 10 और 12 है लेकिन 11 नहीं है, इधर 11 है।
इधर से 11 की तरफ चलेंगे 2.85 2.79, तो किसको कंसिडर करेंगे, पहले वाले को, दैट इज 2.85 हमारी जो वैल्यू होगी। अब 2.85 जो है दैट शुड बी, ये देखिए ये हमारी वैल्यू है और कैलकुलेटेड क्या आई थी 4.07, तो ऑब्वियसली बात है 4.07 जो है वो कहाँ लाई करेगा, टू द राइट साइड पे, राइट, तो राइट साइड में लाई करेगा, तो ये हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, और वो सॉरी ये कैलकुलेटेड है, ये टेबुलेटेड है, उसके राइट साइड में, तो हम क्या कह देंगे, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इन द मॉडल। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दीज ऑल आर द टेस्ट जो कि आपको प्रैक्टिकली लाइक करने थे, ठीक है। थ्योरेटिकली और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम शॉर्ट नोट्स जब करेंगे रिगार्डिंग द एग्जाम्स, वन डे एग्जामिनेशन वाले, उसमें मैं आपको और बाकी टेस्ट भी बता दूंगी जो भी हेटेरोस्केडास्टिसिटी से रिलेटेड है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है देन डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।